साद रसूल साहब, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी सलाम अलैकुम शामी साहब। जनाबे वाला, मैं तो कल से आपको ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ गायब हो गए आप? क्या पहाड़ों पर थे? बस शामी साहब नहीं नहीं कुछ दीगर काम भी करने जरूरी थे, बट मुझे नहीं पता था कि आप ढूंढ रहे हैं, मैं हाजिर हो जाता। अच्छा, मैंने कहा भाई वो कहाँ है? वो वो मेरा रौन के महफिल कहाँ है? तो शामी मालूम साहब, मुझे आपकी मोहब्बत का मैं बहुत कुर्ब है इस बात का, और मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ ना भी हो तो कम से कम हम हफ्ते में अब 2-3 दफा तो हमारी बात हो जाती है। आप ये अच्छा, बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? नहीं पहले सर एक सवाल की इजाज़त दें सर। साद रसूल साहब, ये PPO 2002 की शिक 2C और शिक 6 जो है उसके तहत फैसले की ताबीर ये होगी कि ये गैर मुल्की इमदाद याफ्ता सियासी जमात करार पाई है तहरीक इंसाफ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं, और मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन मेरी इस पे तौसीक कर दे अगर अगर मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन PPO 2002 जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002, PPO 2002 जिसे कहते हैं। और उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्शन के कवानीन होते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 होता था, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर होता था 2002 का, दीगर कवानीन होते थे। 2017 में जो कानून इलेक्शन का एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया, उसके अंदर PPO 2002 रिपील हो चुका है। अब जो मुतल्लिका कानून है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 रिपील हो चुका है, और जो मुतल्लिका कानून है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। और अगर इलेक्शन कमीशन की अंडरस्टैंडिंग कुछ और है तो वो मेहरबानी करके मेरी दुरुस्त फरमा दीजिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, जिसका तज़किरा इलेक्शन कमीशन के एक्ट में है, की जजमेंट में है, वो रिपील हो चुका है कानून। तो मगर साथ साथ जो 2014 का मामला है, ये जो केस है 2014 का है, जी तो जी। 2014 के मामले पर 2017 का कानून नाफिज होगा? शामी साहब, दोनों कवानीन के अंदर जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है और जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है, दोनों कवानीन के अंदर जो मुतल्लिका शिकें हैं वो तकरीबन आइडेंटिकल हैं। बिल्कुल उसके अंदर किसी लफ्ज़ की भी चेंजिंग नहीं है। लेकिन जो शिक रेफर की गई है सेक्शन 6 उस कानून का, वो इस कानून के अंदर सेक्शन 204 है, जिसकी शिक सब्सटैंटिवली वही है जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की थी। लेकिन कानून को दुरुस्त मेरा ख्याल है कि आज वाला लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस वक्त सज़ा सादिर हो रही है, उस वक्त जो कानून वो सज़ा लगा रहा है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। नहीं, मगर जिस वक्त मुबैना जुर्म सरजद हो रहा था, उस जी वक्त जी जो कानून था उसके जी तहत कार्रवाई नहीं होगी क्या? जी। शामी साहब, मैं जिस तरह गुजारिश करूं कि जो अकाउंटेबिलिटी के केसेस 1990s में चल रहे थे और उनमें से जो कंप्लीट हुए सन 2000 के बाद, नैब के ऑर्डिनेंस के आने के बाद, उनके अंदर एहतसाब ब्यूरो के कानून की शिकें नहीं लगी, नैब ऑर्डिनेंस की लगी, क्योंकि नए कानून ने पिछले केसेस को, पिछली प्रोसीडिंग्स को टेक ओवर कर लिया। अब इसी अगर तरह जब 2017 का इलेक्शन एक्ट आ गया तो ये बात दुरुस्त है कि सब्सटैंटिव प्रोविजन 2014 में पिछले कानून की लगती थी, लेकिन अब सजा जब आप सुना रहे हैं तो सजा सुनाने के लिए वो शिक लिखनी जरूरी है जिसके नीचे सजा सुनाई जा रही है, जो कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 फील्ड में मौजूद नहीं है, तो 2017 का कानून लिखना जरूरी है। यानी टेक्निकल एरर है आपके ख्याल में? जी ठीक। लेकिन सर ये 2017 की भी अगर आप बात करते हैं, जो जी उसका एक्ट है, तो उसकी जो जी 204 का आपने जिक्र किया, जी। तो 204 में, जी 204 में भी जो है मेंबरशिप फी, कंट्रीब्यूशन और डोनेशन की जो तारीफ है, मोर और लेस वही है जो 2000। जी जी जी, बिल्कुल आइडेंटिकल है इसके अंदर जी। तो फिर फ़र्क क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इन दोनों को पढ़ा जाए तो ये एक गैर मुल्की इमदाद याफ्ता सियासी जमात साबित किया है इलेक्शन कमीशन ने, फॉरेन एडेड पार्टी। देखिए, मैं इसको आंसर करने के लिए मैं कानून को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो सेक्शन 204 है इलेक्शन एक्ट का, या इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के नीचे जो शिकें मौजूद थीं, वो ये कहती हैं कि अगर किसी पार्टी ने फंडिंग बाहर से ली हो तो उसके खिलाफ 2 किस्म की कार्रवाई की जा सकती है, या ममनुआ फंडिंग ली हो तो उसके खिलाफ 2 किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। खासतौर पर फॉरेन फंडिंग के ऊपर 2 किस्म की कार्रवाई की जा सकती है। या
उसके ऊपर जुर्माना लादा जा सकता है कि जी आपने बाहर से फंडिंग की, ये ममनुआ थी, इसके ऊपर जुर्माना आप देंगे, आपके पैसे कॉन्फिस्केट हो जाएंगे और जुर्माना होगा, और या उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसको डिपेंड करने के लिए कि क्या उस पर जुर्माना आयद होगा या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि कितनी फंडिंग बाहर से हुई है। अगर एक पार्टी है जिसकी $1 मिलियन फंडिंग है और $2 बाहर से आए हैं, तो क्या पूरी लेकिन इसमें तो साथ साथ बसात एहतराम इसमें तो उस मद का जिक्र नहीं है सेक्शन 204 में, 5 में, 6 में, 7 में। मैं जी यही गुजारिश कर रहा हूं कि जो फ्रैक्शन है कि 20% होगी, 50% होगी, 100 कितने परसेंट होगी फॉरेन फंडिंग, तो वो पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जाएगी, इसका कोई तज़किरा कानून में मौजूद नहीं है। और अब से पहले हमारी सीनियर अदालतों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर ये रेफरेंस मूव होता है तो जो बेसिक सवाल अदालत को जवाब देना होगा वो ये है कि फॉरेन फंडिंग हुई है, क्या ₹1 की फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी पूरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके बिलियंस ऑफ रुपीस की फंडिंग हो वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है, या इसका क्वांटम होना कुछ जरूरी है जिसके बाद उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? प्रोहिबिटेड फंडिंग सर, यानी भारी मिकदार में, आपका ख्याल है भारी मिकदार में फंडिंग हो तो फिर इस क्लॉज को इन्वोक किया जा सकता है? मेरा ख्याल है शामी साहब के परसेंटेज, भारी मिकदार तो नहीं कहनी चाहिए, जितनी भी उस पार्टी की फंडिंग है, अगर उसमें से थोड़ी फॉरेन फंडिंग है या प्रोहिबिटेड फंडिंग है तो पहला क्लॉज लगेगा जो कहता है कि वो फंड्स जब्त हो जाएंगे और जुर्माना आयद किया जाएगा। और अगर उसकी एक लार्ज परसेंटेज है, अब अदालत तायुन करेगी कि वो क्या लार्ज परसेंटेज है, तो फिर आप ये कहेंगे कि पार्टी ही फॉरेन फंडिंग है। अच्छा साहब ये रहनुमाई फरमाए ना सर, ये मैंने मुतल्लिका सेक्शन जो आपने रेफर की है वो खोल रखी है, आप उसकी वजाहत कर दें। ये 2017 के एक्ट की अगर हम बात कर लें, 206, 204 और उसकी क्लॉज 3, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड, एनी लफ्ज़ ये लिखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंडिविजुअल शेल बी प्रोहिबिटेड। अगला क्लॉज भी पढ़ लीजिए। Any contribution or donation which is prohibited under this act shall be confiscated in favor of the government in such manner as may be prescribed. अब कहाँ prescribed है? तो ये यहाँ से बात शुरू हुई कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग होगी तो उसकी सजा का तायुन ये है कि वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। लेकिन ये भी लिखा है कि अगर कोई फॉरेन फंडेड पार्टी हो, यानी कि उस पार्टी की बेशतर फंडिंग फॉरेन हो, वो यहां से छोटे मोटे पैसे इकट्ठे करती हो लेकिन वो बेसिकली फॉरेन फंडेड पार्टी हो, तो उस पार्टी को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर प्रैक्टिस करने का या पॉलिटिक्स में शामिल होने का कोई हक नहीं है और उसको डिसबैंड कर दिया जाएगा। अब जो बेसिक सवाल है कि किस लेवल पे जाके कितनी फंडिंग, कितने परसेंटेज फंडिंग होगी या कितने क्वांटम फंडिंग होगी तो वो पार्टी फॉरेन फंडेड बन जाएगी, इस सवाल का जवाब कानून में लिखा नहीं हुआ और अदालतों ने पहली दफा इस सवाल को इस सीरियस लेवल के ऊपर देखना है। तो ये आपका ख्याल है कि ये यानी एक बड़ी मिकदार में रकम होनी चाहिए, मगर वो जो सर एक दूसरा नुकता भी तो है ना, उधर तो है ना, ये तो होगी फंडिंग वाली तफसील जो वो बयान की। दूसरा नुकता ये जो 2008-9 से लेके 12-13 तक जो स्टेटमेंट, जिसे कोई बयान हल्फी कहता है, कोई सिर्फ बयान कहता है, कोई इकरारनामा कहता है, एफिडेविट नहीं कह रहे, वो दूसरा एंगल है ना। उस पर आते हैं, एक मिनट अगर चले पहले आप बात करें। मैं जो बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक मामूली रकम जो थी, जो उन्होंने अपने बेटे से की कंपनी से लेनी थी तनख्वाह में, वाजिबुल वसूल थी, वसूल नहीं की थी, उसका जिक्र ना करने की वजह से अपने डिक्लेरेशन में वो नाअहल करार पा गए। तो इसलिए कोई भी मिकदार हो आप कार्रवाई कर सकते हैं। शामी साहब, ये मैंने भी देखा भी, हनीफ अब्बासी साहब भी अभी आपके प्रोग्राम पे अपने व्यूज़ का इजहार कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की। उससे पहले भी पहले तो मुझे थोड़ी हैरत हुई कि अकाउंटेबिलिटी की बात वो कर रहे थे और शफाफियत की बात कर रहे थे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा कानून के पर्सपेक्टिव में मैं आपको गुजारिश कर सकूं, नवाज शरीफ साहब के केस में और इमरान खान साहब के केस में एक बहुत ही बुनियादी फ़र्क है, जो कि कानून के अंदर भी बहुत बुनियादी फ़र्क है और सबको समझने में भी आसानी होगी। वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने जो डिक्लेरेशन दी हुई थी, जिसके अंदर गलती थी, जिसकी बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो अपने पर्सनल एसेट्स की डिक्लेरेशन दी थी, जिसमें वो अज खुद जामिन थे कि ये डिक्लेरेशन दुरुस्त है।
इमरान खान साहब की जिस डिक्लेरेशन की इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है वो उनके पर्सनल एसेट्स की डिक्लेरेशन नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की डिक्लेरेशन है जिसमें वो हेड हैं और दीगर ओहदेदार भी मौजूद हैं। तो ये ऐसे ही है कि एक शख्स हो जो कि लेट्स से ऑडिटर जनरल पाकिस्तान हो, वो पाकिस्तान के तमाम अकाउंट्स के ऊपर साइन करता है और वो अपना टैक्स भी भरता है। जो वो अपना टैक्स भरता है उसकी डिक्लेरेशन और है, और अगर किसी भी अकाउंट में उसकी डोमेन के अंदर गलती हो तो वो वाला फॉर्म भरने के सिग्नेचर बड़ा अहम नुक्ता है सर। तो इमरान खान अगर ऑडिटर जनरल जो है एक उसका पर्सनल अकाउंट हो और एक उसकी अपनी कंपनी हो कोई और उसका अकाउंट हो, तो फिर तो फर्क उतना नहीं होगा ना। शामी साहब, कंपनी के अकाउंट्स के अंदर, और हमारा पहली बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंपनीज नहीं हैं। वैसे तो कंपनीज के अकाउंट्स के अंदर तो शेयर होल्डर्स को और सीईओ को अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कंपनी के बियॉन्ड भी देखा जा सकता है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने कानून के नीचे बनी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर या इलेक्शन एक्ट के नीचे बनी है। इस पार्टी के अंदर ओहदेदारान मौजूद हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। इसका एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर रिपोर्ट्स के ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन में हर साल जमा होते हैं। फिर अपने अपने इंडिविजुअल मेंबर्स अपने गोशवारे जमा करवाते हैं। जो अपने गोशवारे जमा करवाए और उसके ऊपर सिग्नेचर करे, ये नवाज शरीफ साहब वाला केस है जो आर्टिकल 62(1)(f के अंदर आया है। इस बात के ऊपर कि पार्टी के गोशवारों में गलती हो तो आप पार्टी हेड को डिस्क्वालीफाई कर दें, इस चीज की कोई नजीर पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में नहीं है। अगर शुरू कर दें तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो 3-4 और भी पार्टी हेड जैसे ढूंढना चाहते हैं शामी साहब, जो उनको भी ढूंढना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप वो दूसरा नुक्ता, कोई इतराज नहीं है, दूसरा नुक्ता तो मगर मिस डिक्लेरेशन जो है वो तो दोनों जगह मौजूद है, और एक जगह मुगालते की गुंजाइश तो थी ना। एक शख्स एक रकम वसूल नहीं करता, वो वाजिबुल वसूल है, उसका वो इंदराज नहीं करता और उसको इतनी बड़ी सजा दे दी जाती है। ये भी तो कोई अजीब सी तौज़ीह है ना। शामी साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि नवाज शरीफ साहब वाली सजा जो है वो काफी सीरियस सजा है, लेकिन प्लीज वो जो कानूनी पॉइंट है, मैं अगर उसको एक लम्हे में दोहरा सकूं कि वहां पे नवाज शरीफ खुद नवाज शरीफ साहब, जिनका एक CNIC नंबर है, उन्होंने इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल ने यहां पे इमरान खान साहब ने डिक्लेरेशन नहीं दी, PTI के चेयरमैन ने डिक्लेरेशन। चले, अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां एक इंडिविजुअल ने डिक्लेयर नहीं किया और मद में तनख्वाह नहीं ली, तो उनको जो सजा हुई आप कहते हैं वो खासी संजीदा सजा है, शायद ऐसा ना होता तो बेहतर था। कड़ी सजा, कड़ी तो नहीं, उनका जुमला रिपीट करो ना मैं। और दूसरी जानिब आप ये कहते हैं कि यहाँ पर जो 2008-9 से 12-13 तक जो उन्होंने इनएक्यूरेट, विलफुली और नोइंगली के लफ्ज़ 3 यूज़ हुए हैं, फॉल्स फेक की बात नहीं की गई, इनएक्यूरेट की बात की गई इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक। तो इनएक्यूरेट अगर कोई स्टेटमेंट दी है पार्टी हेड ने खुद साइन करके, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, मैंने जिस तरह जामी साहब आपको कहा कि मेरे ख्याल में कानून में इन दोनों पोजीशंस में फर्क है। जब ये मैटर पॉलिटिकल पार्टी के हेड का जाएगा अदालत के अंदर कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी के एसेट्स में डिक्लेरेशन गलत थी जिसको कि पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने साइन किया हुआ है, तो आप इस पॉलिटिकल पार्टी के हेड को डिस्क्वालीफाई कर दें 62(1)(f में, सादिक और अमीन क्लॉज में। इस तरह का केस अब से पहले अदालतों में नहीं हुआ। तो अदालत क्या अदालत इस नतीजे पे पहुंच सकती है कि बिल्कुल हम इनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं? बिल्कुल पहुंच सकती है, लेकिन क्योंकि इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, मेरे ख्याल में ये बड़ी एक लंबी जंप होगी। लेकिन अगर अदालत की दस्तरस के अंदर है, अगर वो ये फैसला करना चाहे तो। बहुत शुक्रिया जनाब साद रसूल साहब।